आज मैं आया हूँ इजिप्ट। मेरे पीछे पिरामिड बन रहे हैं। यहाँ पर लोग इतने विशाल पत्थरों को नदी में तैरा कर ले रहे हैं। क्या सच में पिरामिड को एलियंस ने बनाया था या मनुष्यों ने? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। नमस्कार दोस्तों, समय के पहिए को जरा उल्टा घुमाइए। आज की बुर्ज खलीफा और स्मार्ट सिटीज को भूल जाइए। हम चल रहे हैं आज से 4500 साल पीछे, साल 2560 ईसा पूर्व। ये वो दौर है जब इंसानों के पास न तो लोहे के औजार थे, न पहिए की समझ थी और न ही कोई क्रेन या बुलडोजर। लेकिन मिस्र के एक राजा के मन में एक ऐसा ख्याल आया जो आने वाले 40 सदियों तक दुनिया को हैरान करने वाला था। उस राजा का नाम था फेरो खुफू। रेगिस्तान की जलती हुई गर्मी में नील नदी के पश्चिमी किनारे पर खुफू खड़ा है। वो सिर्फ एक राजा नहीं है, मिस्र के लोग उसे धरती पर भगवान का रूप मानते हैं। लेकिन खुफू जानता है कि एक दिन उसका ये नश्वर शरीर खत्म हो जाएगा और यहीं से जन्म होता है एक असंभव सपने का। प्राचीन मिस्र के लोगों का मानना था कि मौत अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। लेकिन उस आफ्टर लाइफ में हमेशा के लिए जिंदा रहने के लिए एक ऐसी मशीन की जरूरत थी जो उसकी आत्मा को सीधे तारों तक ले जाए। उसे सिर्फ एक कब्र नहीं चाहिए थी, उसे चाहिए था एक पुनर्जन्म का दरवाजा। और वो दरवाजा बनने वाला था द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। जरा सोचिए, उस जमाने के इंजीनियरों पर क्या गुजरी होगी जब खुफू ने अपना विजन उन्हें बताया होगा। उन्हें एक ऐसी इमारत बनानी थी जो 147 मीटर ऊंची हो। ये इतनी ऊंची थी कि अगले 3800 सालों तक, जब तक 1311 एडी में इंग्लैंड का लिंकन कैथेड्रल नहीं बना, तब तक ये इंसानों द्वारा बनाई गई धरती की सबसे ऊंची चीज रही। आज हम एफिल टावर या बुर्ज खलीफा को देखकर हैरान होते हैं, लेकिन याद रखिए, बुर्ज खलीफा का वजन लगभग 5 लाख टन है, जबकि खुफू के इस पिरामिड का वजन 60 लाख टन। ये वजन इतना है मानो 12 बुर्ज खलीफा को पिघलाकर एक जगह जमा कर दिया गया हो। या फिर हाथियों की बात करें तो 10 लाख हाथियों का वजन एक ही जगह पर खड़ा करना था, और ये सब बिना किसी हाइड्रोलिक मशीन के। लेकिन ये सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं था, ये गणित और भूगोल का एक ऐसा चमत्कार था जिसे आज के सुपर कंप्यूटर भी सलाम करते हैं। खुफू के आर्किटेक्ट्स ने रेगिस्तान के बीचों बीच एक जगह चुनी, गीजा का पठार। उन्होंने इसे ऐसे ही नहीं चुना, उन्होंने देखा कि यहाँ की जमीन के नीचे एक ठोस चट्टान है जो लाखों टन वजन को झेल सकती है। अगर वे इसे रेत पर बनाते तो ये पिरामिड कब का जमीन में धंस चुका होता। सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि उन्होंने इसे ट्रू नॉर्थ यानी बिल्कुल उत्तर दिशा की ओर अलाइन किया। आज हमारे पास जीपीएस है, हमारे पास कंपास है, उस वक्त उनके पास सिर्फ तारे थे और सूरज की परछाई। फिर भी उन्होंने इसे इतनी सटीकता से बनाया कि इसमें सिर्फ 0.05 डिग्री का ही अंतर है। ये सटीकता आज की मॉडर्न बिल्डिंग्स में भी मुश्किल से मिलती है। अक्सर फिल्मों में हमें दिखाया जाता है कि हजारों गुलामों को कोड़े मार मार कर पत्थर खींचने पर मजबूर किया जा रहा है। हॉलीवुड ने हमारे दिमाग में यही तस्वीर बनाई है। लेकिन जब आर्कियोलॉजिस्ट ने गीजा की रेत को हटाया तो उन्हें वहां कोई जंजीरें नहीं मिली। उन्हें वहां मिली बियर की मर्तबान, रोटियों के साँचे और मेडिकल ट्रीटमेंट के सबूत। ये कोई जुल्म की कहानी नहीं थी, ये कहानी थी एक पूरी सभ्यता के एकजुट होने की। खुफू ने गुलामों को नहीं बल्कि अपने देश के सबसे हुनरमंद कारीगरों, किसानों और इंजीनियरों को बुलाया था। ये एक नेशनल प्रोजेक्ट था। जैसे आज कोई देश चांद पर रॉकेट भेजता है, वैसे ही पूरा मिस्र अपने राजा को अमर करने के लिए इकट्ठा हुआ था। लेकिन सवाल अभी भी वही खड़ा था, बिना पहिए के, बिना लोहे के और बिना क्रेन के आखिर कैसे उन्होंने 2.5 टन से लेकर 80 टन तक के पत्थरों को काटा? कैसे उन्हें सैकड़ों किलोमीटर दूर से खींचा? और कैसे उन्हें जमीन से 480 फीट ऊपर हवा में सटीक जगह पर फिट किया? क्योंकि याद रहे, अगर एक पत्थर भी अपनी जगह से
1 इंच इधर उधर होता तो ये पूरा पिरामिड ताश के पत्तों की तरह ढह जाता। लेकिन ये आज भी खड़ा है। खुफू का सपना एक कागज के टुकड़े से निकलकर हकीकत बनने जा रहा था और इसके लिए शुरू होने वाला था इतिहास का सबसे बड़ा और जटिल लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन। रेगिस्तान की शांति अब टूटने वाली थी। छेनियों की आवाज, मजदूरों का शोर और नावों की कतारें अब नील नदी का सीना चीरने को तैयार थीं। पिरामिड बनाना सिर्फ पत्थर जोड़ने का काम नहीं था, ये इतिहास का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट का खेल था। जरा सोचिए, मिस्र के पास उस समय दुनिया का सबसे बड़ा विजन तो था, लेकिन उसे बनाने के लिए जरूरी सामान नदारद था। गाड़ियां जो रेत पर फिसल सके और पत्थर ढोने वाली विशाल नावों के लिए मजबूत लकड़ी चाहिए थी। मिस्र के खजूर के पेड़ इसके लिए बेकार थे, तो खुफू ने अपने नाविकों को उत्तर की ओर भेजा, आज के लेबनान में। वहां के पहाड़ों पर उगने वाले देवदार के पेड़ अपनी मजबूती के लिए मशहूर थे। पुरानी लिपियों में दर्ज है कि कैसे 40-40 जहाजों का बेड़ा लेबनान से लकड़ी लेकर नील नदी के रास्ते मिस्र पहुंचता था। ये उस दौर का इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट था जिसने पिरामिड की नींव रखी। अब आइए उस सबसे बड़े झूठ को दफन करते हैं जो हमें सदियों से बताया जा रहा है कि पिरामिड गुलामों ने बनाया। 1990 के दशक में गीजा के पिरामिड के पास मार्क लेहनर जैसे आर्कियोलॉजिस्ट ने एक पूरा शहर खोज निकाला। इसे उन्होंने मजदूरों का शहर कहा और वहां जो मिला उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। वहां गाय, भेड़ और बकरी की हजारों हड्डियां मिली। हिसाब लगाने पर पता चला कि यहाँ हर रोज 4000 पाउंड मांस पकाया जाता था। गुलामों को इतना शाही खाना नहीं मिलता। ये लोग गुलाम नहीं थे, ये मिस्र के सम्मानित नागरिक थे। उन्हें तनख्वाह के रूप में रोटी, कपड़े और बियर मिलती थी। जी हाँ, प्राचीन मिस्र में बियर एक नशीला पदार्थ नहीं बल्कि पोषण का जरिया थी, एक गाढ़ा सूप जैसा पेय जो उन्हें दिन भर कड़ी धूप में काम करने की ताकत देता था। ये एक नेशनल सर्विस की तरह था। जब नील नदी में बाढ़ आती और खेती करना नामुमकिन हो जाता तो किसान अपने खेतों को छोड़कर राजा के लिए पत्थर जोड़ने आ जाते थे। ये उनके लिए गर्व की बात थी। वे अपनी टीम्स बनाते थे और उनके नाम भी रखते थे, जैसे खुफू के शराबी या खुफू के दोस्त। उन्होंने पत्थरों पर अपने नाम ऐसे ही उकेरे हैं जैसे आज कोई अपनी डेस्क पर नाम लिखता है। लेकिन इन सब का केंद्र बिंदु थी नील नदी। खदानें 800 किलोमीटर दूर थी। बिना ट्रक या ट्रेन के इतना भारी ग्रेनाइट कैसे आया? जवाब है पानी की ताकत। प्राचीन इंजीनियरों ने नील नदी की बाढ़ का इंतजार किया। उन्होंने पिरामिड की साइट तक कृत्रिम नहरें और बंदरगाह खोदे। जब बाढ़ का पानी बढ़ा तो भारी पत्थरों से लदे जहाज सीधे पिरामिड के पैरों तक पहुंच गए। कुदरत उनके खिलाफ नहीं बल्कि उनके साथ काम कर रही थी। उन्होंने पानी को अपना कन्वेयर बेल्ट बना लिया था। तुरा का सफेद चूना पत्थर हो या असवान का लाल ग्रेनाइट, सब कुछ पानी पर तैर कर आया। सब कुछ साइट पर पहुंच चुका था। लाखों टन पत्थर, हजारों मजदूर और तांबे के औजार। बेस तैयार था। रसद का जाल बिछ